बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने जहाँ पर किताब को ख़त्म किया था तो वो आपका चैप्टर नंबर 11 था, 11वां चैप्टर था। अब आप 12वें चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 12वां चैप्टर किस चीज़ पर लिखा गया है या जिसको हम स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसकी इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन मौजूद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक्स का मतलब होता है साकिन, रुके हुए। तो इसका मतलब क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की कोई वो ब्रांच है जो चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स की जैसे एक ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करते हैं, तो हम चार्जेस को मोशन में भी स्टडी करते होंगे। और फिजिक्स की उस ब्रांच को जिसमें हम चार्जेस को क्या करते हैं, जिसमें हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करते हैं, उसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इस इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 13 है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। मतलब हमने उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नाम तो नहीं दिया, लेकिन हमने उसको नाम दे दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। अब हम पढ़ जो रहे हैं चार्जेस को, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चार्ज है क्या। बेसिकली हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो पहले तो हमें इस लफ्ज इंट्रिंसिक का पता होना चाहिए कि इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। आप इस लफ्ज इंट्रिंसिक से ऑलरेडी वाकिफ हैं, आप जानते हैं इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, लेकिन आपने इसको उस वक्त डेप्थ में नहीं पढ़ा था। मतलब कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी चीज की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी आपको ओरिजिन का पता ना हो। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ी है लेकिन उसके ओरिजिन का आपको नहीं पता? तो बेटा आप लोगों को याद होगा, आपने मैथ्स को पढ़ा। आपने मैथ्स को क्या पढ़ा? आपने मैथ्स की डेफिनेशन पढ़ी। कोई आपसे पूछ ले कि ये मैथ्स है क्या, तो आप इसको बताने से कासिर हैं कि मैथ्स है क्या। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये नेचर ने क्रिएट की है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेचर क्रिएट करती है, इनको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के जिसके बारे में दो किस्म के आपको पता है चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आप ये तो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, आप ये भी बता सकते हैं प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि इनके ऊपर ये चार्ज क्यों है, जहां ये क्यों आता है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? उनके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का। अब देखें आपके पास मैंने लिखा एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच टेक पार्ट इन कंडक्शन प्रोसेस इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्जेस, ये लॉ ऑफ चार्जेस है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। लॉ ऑफ चार्जेस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था कि जो सेम चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज की बात की बेटा,
एक मैंने कहा mass is an intrinsic property और दूसरा हमने पढ़ा कि charge is an intrinsic property। अच्छा, कभी हमने ऐसा आपने देखा है कि हमने तो देखा कि दो अगर बॉडी हैं उनके मैसेज हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? जो मैसिव बॉडी होगी वो लाइटर बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह चार्जेस को भी तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए चार्जेस को? चार्जेस को ऐसा होना चाहिए कि चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। लेकिन हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी को भी स्टडी करेंगे कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। आगे हम इसको मजीद स्टडी करते हैं। टाइप ऑफ चार्जेस। अभी हमारे पास चार्ज की कितनी किस्में हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसको लिख लें अपने पास, ये आपके बहुत काम आएगी। इस बात को आपने कभी नहीं भूलना। क्या इसको रजिस्टर के ऊपर अभी राइट डाउन कर लें कि अगर किसी बॉडी का मैस है, मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, but charge cannot exist without mass. Charge cannot exist without mass. Mass can exist without charge. मैंने दो स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी? कि एक तो मैंने कहा कि मैस चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो चार्ज है वो मैस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इसकी हम एक मिसाल देते हैं। जैसे मेरे पास न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन, आपको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आपको पता है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर अगर चार्ज नहीं है तो इसका मैस है। आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन का मैस है। इसी तरह अब आप इलेक्ट्रॉन को देखें। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी है। क्या चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर चार्ज भी है और इसका मैस भी है। तो हर वो बॉडी जरूरी नहीं है जिसका मैस हो उसके ऊपर चार्ज भी हो, लेकिन ये जरूरी है, ये बात याद रखिएगा कि जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है उसका मैस होना कंपलसरी है। जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है, जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है उसका मैस होना कंपलसरी है। तो ये हमारे पास दो बातें हो गई। एक ये कि कभी ये नहीं हो सकता कि आपके पास कोई बॉडी हो उसका मैस हो और उसके ऊपर चार्ज भी हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है जिस बॉडी का चार्ज है उसका, जिस बॉडी का चार्ज है उसका मैस भी लाजमी होगा। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ये जो चार्जेस हैं, आपकी किताब के अंदर दो किस्म के चार्जेस को हम स्टडी करेंगे। एक होगा, इसको भी लिख लें, पॉइंट चार्ज, और एक होगा सोर्स चार्ज। अब देखिए पॉइंट क्या है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर एक बात पढ़ी कि आप जब लिखते हैं 2.11 तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इतनी छोटी होती है, मतलब कि आप उसको बहुत स्मॉल कंसीडर करते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि जनाब पॉइंट, एक पॉइंट की क्या वैल्यू होती है? कोई ज्यादा कोई खास वैल्यू नहीं होती। तो चार्जेस के केस के अंदर जब हम बात करेंगे पॉइंट चार्ज की, ये एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इन जैसे आप कहते हैं कि पॉइंट क्या है, ऐसा आपके पास कोई जगह है, सरफेस है, ना जिसकी हाइट है, ना जिसकी लेंथ है, ना जिसकी विड्थ है, तो आप चार्ज को डायमेंशन लेस भी कह सकते हैं। डायमेंशन, वैसे इसकी डायमेंशन आपको पता है चार्ज की कॉलम होती है। मैं लेंथ विड्थ हाइट वाली डायमेंशन की बात कर रहा हूं कि ना इसकी लेंथ है, ना इसकी विड्थ है, और ना इसकी हाइट है। तो इसको हम डायमेंशन लेस भी कह सकते हैं पॉइंट चार्ज को। स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम नाम देते हैं पॉइंट चार्ज का। अच्छा, इसको हम जरा मजीद समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट चार्ज को। लेट्स सपोज आप स्टूडेंट इमेजिन करें, आपके पास दो चार्जेस हैं, बड़े बड़े सफेयर हैं। अगर वो बड़े सफेयर हैं जो आप लोगों ने आमतौर पर बुक्स के ऊपर देखा होगा कि एक सर्कल बना होता है और सर्कल के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज
बना हुआ होता है, आपने 10th के अंदर देखा, तो ये अगर दो चार्जेस हैं, ये अगर बिल्कुल साथ साथ पड़े हैं, अगर ये साथ साथ पड़े हैं तो आप इनको पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते। तो फिर आप इनको पॉइंट चार्ज कब कंसीडर करेंगे, कब आप इनको कहेंगे कि ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं? तो इसके लिए बेटा, अगर आप इन दो चार्जेस को एक दूसरे के इतना करीब हो, इतना दूर ले जाते हैं, इतना दूर ले जाते हैं कि इनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज्यादा, इनके मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा हो जाए, अब आप इन दो चार्जेस को क्या कहेंगे? अब आप इन दो चार्जेस को कहेंगे कि ये दोनों चार्जेस क्या हैं? ये दोनों चार्जेस ये पॉइंट चार्जेस हैं। अब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस क्या हैं? ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस के बारे में हमें बताया कि चार्जेस कितने किस्म के होते हैं। हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब एक बात याद रखिएगा कि कोई बॉडी नेगेटिव कब होती है और कोई बॉडी पॉजिटिव कब होती है। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, हमने कह दिया कि ये प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। कोई बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव कब बनती है? अगर आप किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते जाएंगे, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो -e होगा, दो ऐड किए तो -2e होगा। इसी तरह आप जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते जाएंगे तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वो चार्ज नेगेटिव होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है? पॉजिटिव चार्ज इस तरह बनता है कि अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर देते हैं, आप किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो रिमूवल के नतीजे में आपके पास बेटा क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस चार्ज का यूनिट क्या होता है? इस चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब कूलम जो होता है ये किसके बराबर होता है? Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q/T और Q इज इक्वल टू IT। ये कूलम एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है और इसकी डायमेंशन क्या होती है? इसकी डायमेंशन होती है AT। इसकी डायमेंशन क्या होती है? AT, एम्पेयर सेकंड। 1 कूलम किसके बराबर होता है? एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? AT होगी। अब उसके बाद ये जो चार्जेस होते हैं, ये जो चार्जेस होते हैं, इन चार्ज के अंदर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? या पहले एक और बात, चार्ज को हम आगे ले जाने से पहले एक और बात है कि MCQs आता है, इसको भी हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास सबसे कम चार्ज जो किसी भी पार्टिकल के ऊपर होता है, सबसे कम चार्ज जो किसी भी पार्टिकल के ऊपर होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता। किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे कम चार्ज है जो किसी भी पार्टिकल के ऊपर हो सकता है। उसके बाद मैंने कहा कि चार्ज जो होते हैं ये क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर चार्ज होगा तो वो इस तरह नहीं होगा कि अगर एक जगह एक सरफेस से 1.2 चार्ज रिमूव हो जाए, एक सरफेस से 2.5 चार्ज रिमूव हो जाए, नहीं, बल्कि चार्जेस जो होंगे वो क्वांटाइज्ड होंगे। किस तरह होंगे? 1e होगा, 1e होगा आपके पास, 2e होगा, 3e होगा। ये 3, 4, 5 ये इसके क्या है? मैग्नीट्यूड है। उसके बाद आपके पास एक सवाल आता है, अक्सर बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। जो एक कूलम चार्ज होता है, इस एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हमने अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, जो मैंने आपको बताया 1e, 2e, 3e, 4e, ये जो n है यहाँ पर,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। फॉर्मूला लिख लें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई। अब यहां उसने मुझसे पूछा है कि एक कूलम चार्ज है, यहां उसने मुझसे पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन वन कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये किस तरह फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल और आसान सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला है कि आपके पास Q इज इक्वल टू एन ई है। अब Q इज इक्वल टू एन ई, यहां मैंने n फाइंड करना है। Q इज इक्वल टू एन ई, n किसके बराबर हो जाएगा? Q ओवर E, Q ओवर E। अब Q आपके पास क्या है? 1 है, और E इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये जो E है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो आप 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक कॉलम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये एक कॉलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद है। अच्छा, हमारी जो बॉडी है ये अर्थ के ऊपर एक बेसिक फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करती है। हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी, हमारी एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि आप बेसिक फोर्सेस, हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज के बारे में चैप्टर नंबर 21 के अंदर, लेकिन हमारी एक जो बेसिक, अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिक फोर्स कौन सी है जिससे हमारी ये बॉडी बनी हुई है या जिसके ऊपर ये हमारी बॉडी वर्क करती है, तो वो बेसिक फोर्स जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्टेंस है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो फोर्स कौन सी है जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है? किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। वो फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, ऐसी फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को क्या करती है? इकट्ठा करती है। इकट्ठा करके क्या बनाती है? एटम बनाती है और मॉलिक्यूल बनाती है। ऐसी फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा करके एटम और मॉलिक्यूल बनाती है। ऐसी फोर्स को हम किस फोर्स का नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको चार्ज, जहां मैंने बताया कॉलम इज अ यूनिट, जो कॉलम है ये चार्ज का यूनिट है एसआई के अंदर। तो हमने इस यूनिट के बारे में पढ़ा कि हमारे पास जो यूनिट हो सकते हैं वो सीजीएस भी हो सकता है और एसआई यूनिट भी हो सकता है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा चार्ज का सीजीएस यूनिट ESU है। ये ESU स्टैंड्स फॉर स्टैटिक कॉलम। ये हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो चार्ज आता है ये, इसको हम नाम देते हैं कि ये स्टैटिक कॉलम है। अच्छा, उसके बाद अभी हमने बात की कि हमारे पास ये जो चार्ज हैं ये दो किस्म के चार्जेस हैं। हमारे पास जो चार्ज हैं ये दो किस्म के चार्ज हैं। कौन कौन सी किस्म के हमारे पास चार्ज हैं? एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ये अभी हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया। अच्छा, अब हम ना एक चीज स्टडी करते हैं। अभी मैंने आपको इसके यूनिट के बारे में बताया कि इसका जो यूनिट है आपके पास चार्ज का, इसके अंदर सीजीएस के अंदर वो क्या है? सीजीएस के अंदर याद रखिएगा, सीजीएस के अंदर इसका जो यूनिट होता है वो होता है ESU। क्या होता है इसका यूनिट? ESU। अच्छा, अब आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो एक ESU होता है, इसको अगर हम देखें, 1 कूलम जो होता है ये 3 इंटू 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। ये आपके पास एक MCQs भी आ जाता है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि जनाब एक MCQs आता है, which one of the following is a short test for electrification? इलेक्ट्रिफिकेशन
इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपल्शन और अट्रैक्शन है, ये इसका बेसिक लॉ है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कंफर्म करती है? वो होती है अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो होती है रिपल्शन। कैसे कैसे कंफर्मेशन होगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ है? अब देखें बेटा, हम क्या करते हैं, आपको पता है कि आपके पास दो किस्म के चार्जेस हैं, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव, और एक होती है आपके पास न्यूट्रल बॉडी, एक होती है आपके पास न्यूट्रल बॉडी होती है। अब न्यूट्रल बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी, अब न्यूट्रल बॉडी क्या करती है, न्यूट्रल बॉडी चार्ज को अट्रैक्ट भी कर लेती है और न्यूट्रल बॉडी चार्ज को रिपेल भी कर लेती है। कैसे कर लेती है, जरा हम इसको देखते हैं। अट्रैक्शन, चार्ज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। न्यूट्रल बॉडी कैसे अट्रैक्ट करती है? अब आपको पता है कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर दो किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब आप क्या करते हैं, आप इस न्यूट्रल बॉडी के करीब कोई चार्ज लेकर आते हैं, तो चार्ज जो होगा, आप इसका नेगेटिव चार्ज इसके करीब लेकर आएंगे तो क्या होगा, अगर आप नेगेटिव चार्ज इसके करीब लेकर आ रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी के करीब नेगेटिव चार्ज को करीब इसके लेकर आ रहे हैं, तो जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक डाइपोल बन जाएगा, वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें नहीं पता चला कि ये न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जो चार्ज था इसने किसको अट्रैक्ट किया, तो हमें पता चलता है हमेशा रिपल्शन से। तो जो शोर टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट, उस टेस्ट को हम किस चीज का नाम देते हैं, उस टेस्ट को हम नाम देते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ये रिपल्शन से कंफर्म होती है, ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। उसके बाद आपके पास है टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस आपके पास कितनी किस्म की होती हैं? फोर्सेस आपके पास जनाब दो किस्म की होती हैं, एक रिपल्सिव फोर्स होती है और एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। रिपल्सिव फोर्स क्या होती है और अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो सेम चार्जेस के दरमियान हो, ऐसी फोर्स जो दो सेम चार्जेस के दरमियान हो, ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं रिपल्सिव फोर्स का। और ऐसी फोर्स जो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान हो उसको हम नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं अट्रैक्टिव फोर्स का, जैसे फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसका बेसिक लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक लॉ है ये किसने दिया था? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि बेसिक लॉ जो है ये किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि सेम चार्ज रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अनलाइक चार्ज ये अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना एक और चार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या हमारे अराइज होता है कि ये जो चार्ज है ये चार्ज स्केलर है या वेक्टर है? चार्ज स्केलर है या वेक्टर है? तो एक बात हमेशा बेटा याद रखिएगा कि चार्जेस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चार्जेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि चार्जेस एक तो क्वांटाइज्ड है और दूसरा चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? इनवेरिएंट का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो चेंज ना हो उनको हम किस चीज का नाम देते हैं, इनवेरिएंट का नाम देते हैं। तो जो चीज चेंज ना हो तो इसकी नेचर, इसका मतलब है कि चार्ज की चेंज नहीं हो सकती। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहे, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहे। तो चार्जेस हमेशा क्या होंगे, इनवेरिएंट, और जो इनवेरिएंट होंगे उनको हम कहते हैं कि इनके ऊपर इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्केलर्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। तो ये हमने आज एक बेसिक लेक्चर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन की, हमने चार्ज के बारे में बताया, पॉइंट चार्ज के बारे में बताया,
और हमने चार्जेस की टाइप के बारे में बताया, चार्ज की प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया, और दूसरा हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला Q इज इक्वल टू NE पढ़ा। उसके बाद हमने अपनी एग्जिस्टेंस अर्थ की किस वजह से है, कौन सी फोर्स की वजह से है, उसको हमने पढ़ा। चार्ज के यूनिट को पढ़ा, CGS यूनिट को पढ़ा, और हमने SI यूनिट में इसमें पढ़ा। फिर हमने बेसिक लॉ जो है चार्जेस का, उसको हमने स्टडी किया कि बेसिक लॉ चार्जेस का क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, ये हमने फोर्सेस को स्टडी किया। और हमने जनाब उसके बाद शोर टेस्ट बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन को किस चीज से हम कंफर्म करते हैं। वो हम कंफर्म करते हैं रिपल्शन से कंफर्म करते हैं। एक कूलम के अंदर चार्ज की तादाद, पॉइंट चार्ज कब कंसीडर किया जाता है, कब हम उसको कहते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। ये आज का हमारा बेसिक लेक्चर था।